नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है और आज हम बात करने वाले हैं हमारी देव भाषा संस्कृत को लेकर। संस्कृत को लेकर कहा गया है कि ये देवों की भाषा है और दुनिया की सबसे लोकप्रिय और सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। दुनिया की अनेक भाषाएं संस्कृत के माध्यम से उत्पन्न हुई है। आज उन भाषाओं का विस्तार बहुत आगे तक पहुंच गया है। भारत में बात करें, ये भाषा सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है और हमारे जितने भी सनातन संस्कृति के हमारे पुराण है, शास्त्र है, उसका आधारभूत संस्कृत भाषा ही है। आज इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए, क्योंकि आज संस्कृत का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है, लेकिन और अधिक होने की आवश्यकता है। आज इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर श्रीनिवासन वरखंडी जी हमारे साथ में। सर, आप तो बहुत समय से संस्कृत में ही जी रहे हैं, आपने अपना पूरा जीवन संस्कृत में लगा दिया है। बहुत सारे सकारात्मक परिणाम संस्कृत के माध्यम से आपके सामने, आंखों के सामने देखने को आपको मिले हैं। फिर भी कुछ कई कमी आपको लगते हैं कि अगर ये चीज हो जाती तो आज संस्कृत भारत में और दुनिया में एक अलग मुकाम पर हो सकती है। सभी को प्रणाम। भारत न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। आज आपके साथ संवाद करने का एक अवसर मिला, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपने पूछा कि संस्कृत के प्रति लोगों की अवधारणाएं और क्या हम कर सके हैं और क्या नहीं हो सकता है, हो सका है। वैसे तो संस्कृत को लेकर आज जो जिस तरह से अवसान की गति पकड़ी थी संस्कृत का, जो हम पीछे 200 साल से, जब से भारत में आक्रमण हुआ है, 1000 साल का आक्रमण है, उसके बाद अंग्रेजी लोगों का जो शिक्षा में आक्रमण हुआ है, तब से संस्कृत का ह्रास हुआ है। स्वतंत्र भारत में भी शिक्षा क्रम में संस्कृत को जितना अवधान देना था, अवधान नहीं दे पाए। इस कारण से भी आज भारतीय भाषाओं का ह्रास हुआ है। जी, मैं मानता हूं केवल संस्कृत का नहीं है, ये संस्कृत का ह्रास भारतीय भाषाओं का ह्रास है। तो करना क्या है, हमें एक नई ढंग से भाषाओं को देखना है। मूलतः रोजगार परक शिक्षा की बात जब आती है, कौशल परक शिक्षा की बात जब आती है, तो लोगों का मानना यह है भारतीय भाषाओं में रोजगार नहीं है। ऐसा नहीं है। 100 से ज्यादा करोड़, 140 करोड़ आबादी का भारत में आप 10 करोड़ से ज्यादा लोग अंग्रेजी बोल नहीं पाते जी, समझ पाते हैं और 10 करोड़ लोग, लेकिन बाकी 100 करोड़ लोग अपने अपनी भाषा समझते हैं, अपनी भाषा में व्यवहार करते हैं। वो वास्तविक रूप से बहुत बड़ा कंज्यूमर है जी। तो वो वास्तविक रूप से यदि है तो रोजगार इन भाषाओं में निहित है, भाषाओं से ज्यादा बाहर नहीं है जी। इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो व्हाइट कॉलर जॉब जो बोलते हैं, एडवोकेट होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, इसके लिए अंग्रेजी माध्यम से होगा। एक तरह से हमने ग्लोबल मार्केट में अपने आप को अंग्रेजी का दास बना दिया। अंग्रेजी, वैसे अंग्रेजी से ही सारा होता है ऐसा नहीं कि दुनिया में आप यूरोप कंट्री में जाइए, जो फ्रांस में या यूरोप, इटली में, अन्य देशों में कोई अंग्रेजी है ही नहीं जी। चाइना में अंग्रेजी बिल्कुल है ही नहीं, और ताइवान में नहीं, और जापान में नहीं। तो अंग्रेजी कहाँ से आ गया? अंग्रेजी हमारा मन से आ गया है। हम तो अंग्रेजी का दास बन गए। इसलिए आज संस्कृत के प्रति यदि ध्यान देंगे, तो भारतीय भाषाओं के प्रति ध्यान देंगे, तो एक नया एक युग का निर्माण होगा। मैं इसलिए मानता हूं कि संस्कृत के प्रति कितने भी अवहेलना हुई है, उस अवहेलना से भारत का ह्रास हुआ है, ना नष्ट भारत को हुआ है और हम सबको हुआ है। सर, कुलपति के रूप में आप यहाँ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्य करते हुए आपको लोग 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है। इन 3 सालों के आपके क्या अनुभव रहे हैं? बहुत सारे अच्छे अनुभव भी हो गए। जब आप यहाँ में जब आप शुरू में आपने यहाँ ज्वाइन करा होगा, हालात थोड़े अलग भी होंगे। कैसे आपने उन हालातों को ठीक करा? क्या मूलभूत परिवर्तन संस्कृत विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपने किए हैं? धन्यवाद। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित होने के बाद मुझे यहाँ 1 साल 2 साल के अंदर आने का अवसर मिला जी। ये विश्वविद्यालय का परिवर्तन का काल भी था और उस कालखंड में मुझे ये अवसर भी प्राप्त हुआ।
लेकिन ये 50 साल से ज्यादा वर्षों से निरंतर कार्य करता हुआ एक संस्था है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। पूरे भारत में संस्कृत विद्या क्षेत्र में एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, और इतनी बड़ा संस्थान भारत देश के शिक्षा मंत्रालय के अनुदान से चलने वाला संस्थान कोई है ही नहीं। शिक्षा में भारतीय भाषा क्षेत्र में तो यही संस्थान बहुत बड़ा संस्थान है जी। तो इसका प्रभाव भी ज्यादा है। हम 14 राज्यों में हमारा परिसर है और अन्य राज्यों में हमारा अनेक महाविद्यालय काम करते हैं। हम भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक प्रतिनिधि के रूप में भी, एक नोडल एजेंसी के रूप में भी अनुदान का काम करते हैं। तो इसलिए प्रभाव केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा है। लेकिन उस कारण से हम जब इसको रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस जो बोलते हैं उसको हम समझते हुए मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं ये नहीं बोलता हूं कि यहाँ हमने ही कुछ किया है, नहीं, हमारे प्राचीन परंपरा 50 साल से विश्वविद्यालय को खड़ा कर दिया था। बहुत बड़ी तपस्या परंपरा है और संस्कृत के लिए काम करने वाले ऐसे ऐसे महानुभाव यहाँ काम किए हैं, तो इसका विस्तार हुआ है। इसके उपरांत आधुनिक युग में युगानुकूल धर्म करना हमारा एक सहज रूप से करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लागू होना, समकाल में इसको केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होना, समकाल में अनेक चुनौतियों, मतलब एक चुनौती नहीं है, अवसर है। जी। इस तरह के संदर्भ में मुझे अवसर प्राप्त हो गया तो मैंने एक किया ऐसा नहीं बताता हूं, लेकिन इस संदर्भ में हमें इस काम को लेने के लिए, इस परिवर्तन को लाने के लिए हमें एक अवसर दिया, हमने उसको किया। इसलिए इसको मैं मानता हूं कि अवसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना, साथ ही युगानुकूल डिजिटल धर्म को स्वीकार करना जी, और विश्वविद्यालय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तन होना। ये तीनों कारणों से जो परिवर्तन चाहिए था उन परिवर्तनों को हमने लाया। सर, आपने डिजिटीकरण की बात करी, शिक्षा में आधुनिकीकरण की बात करी, तो ये देखा जाता है आज के दौर में जो भाषा तकनीक को अपने साथ लेकर चलेगी, तकनीक के साथ जुड़ेगी, उस भाषा का विस्तार होगा। जैसे कि हमने हिंदी में देखा, हिंदी में आज भले ही भाषाई स्वरूप तो खराब हो गया है, लेकिन भाषा का विस्तार हुआ है तकनीक के माध्यम से। और अभी संस्कृत को हम देखते हैं कि उतना तकनीक उसमें नहीं हम जोड़ पाए, तकनीक को हम ऐड नहीं कर पाए उसके साथ। ऐसा नहीं है कि जब कोरोना समय आ गया तो पहला एक संस्कृत समुदाय ही डिजिटल माध्यम को अपनाया था, ये हमने देखा है। संस्कृत और डिजिटल का संबंध जो है बहुत पुराना है। मैं खुद कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक्स का एक विद्यार्थी रहा हूँ, शोध छात्र रहा हूँ, अध्यापक भी रहा हूँ। संस्कृत और संगणकों का संबंध के बारे में बहुत काल से चर्चाएं हो रही है, शोध भी हो रहा है, काम भी हो रहा है। साथ ही हमारे डिजिटल युग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक्स दोनों को हमने डिजिटल युग में लेके आए हैं। आज केंद्रीय विश्वविद्यालय में हम बहुत आगे हैं, हमने पूर्ण रूप से डिजिटल युग का लाभ उठाया है। मैन्युस्क्रिप्ट और डिजिटलाइजेशन किया और अन्य विधाओं को डिजिटल माध्यम से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसमें हम पीछे हैं। सर, जैसे कि हम बहुत सारी बातों पर हम बात कर रहे हैं और आज के दौर में हम देखते हैं कि जो हमारे युवा है, नवयुवक है, वो इंग्लिश की तरफ ज्यादा उनका झुकाव है, संस्कृत के प्रति कम है। और हमारे खुद के हम अनुभव बताते कि 8वीं क्लास तक भारत में हिंदी भाषी इलाकों में संस्कृत को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता, उसके बाद नहीं पढ़ाया जाता। तो क्या आपको नहीं लगता कि पाठ्यक्रम में 12th तक होनी चाहिए संस्कृत? देखिए, ये तो होनी चाहिए, डिमांड तो हम भी करेंगे, सब भी करेंगे। लेकिन आज शिक्षा नीति में एशियन शिक्षा नीति को, नई शिक्षा नीति को हमने अपनाया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया है जी। उसमें सभी भाषाओं को समान अवसर दिया गया है, संस्कृत को भी दिया गया है, अन्य भाषाओं को भी दिया गया है। अभी रही समाज की चॉइस, समाज में जो लोग बच्चे पढ़ते हैं, पेरेंट्स को पढ़ाते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, उनका चॉइस है जी। हमने अभी ये निर्णय किया है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक भाषा अपनी प्रांतीय भाषा को पढ़ेगा, साथ ही एक अपनी चॉइस के अनुसार अन्य भारतीय भाषा पढ़ेगा, गुजराती, हिंदी, तमिल जो भी होगा, अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषा पढ़ेगा। तब तो संस्कृत को भी अवसर है,
हाँ जी। संस्कृत का अवसर नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन संस्कृत को एक डिमांड भाषा बनाने का जिम्मेदारी संस्कृत के लोगों का है और समाज का है। और मैं मानता हूं कि आज संस्कृत के प्रति इच्छा कम नहीं है, ज्यादा हो रही है। जी जी लेकिन उसको सप्लाई हमारी नीति में, राज्यों में ये जो शिक्षा है अन्य अन्य राज्यों में, उस राज्य के नीति के कारण से संस्कृत के थोड़ा हारास हो रहा है। जी। वास्तविक रूप से केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत के लिए समान अवसर है। मुझे लगता है कि इसको समझना चाहिए पेरेंट्स को, संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए। आज की दुनिया में भारतीय शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक एक स्वीकृति हुई है जी। भारतीय ज्ञान परंपरा पर सभी आकर्षित है, सभी संस्थानों में इसकी बात चल रही है, बच्चे भी इसके बारे में सोच रहे हैं। जी जी। इस कालखंड में भारतीय विद्या परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा को संस्कृत के बिना हम उसको समझ नहीं सकते हैं। जी। इस तरह संस्कृत अनिवार्य हो गया है। बिल्कुल। जब संस्कृत अनिवार्य होगा तो केवल भारतीय भाषाओं के लिए नहीं, अपितु भारतीय ज्ञान परंपरा का व्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। सर आपने मतलब केंद्र सरकार की बात करी अपने वक्तव्य में, तो जब से 2014 से केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार सत्ता में आई है, बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और जो हमारी संस्कृति से जुड़े मुद्दे रहे हैं उन पे अधिक ध्यान सरकार ने दिया है। तो संस्कृत के क्षेत्र में एक सरकार के क्या कदम रहे, कितने विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ, क्या क्या नई महत्वपूर्ण पॉलिसीज आई, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? जरूर बताएंगे। जैसे आप जानते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं संस्कृत के प्रति एक श्रद्धा रखने वाले, ऐसी परंपरा से जुड़े हुए हैं और स्वयं संस्कृत को जानते हैं, उसका प्रयोग भी करते हैं और उसका परिणाम भी हम सरकार के द्वारा देख रहे हैं। और जहां जहां वो बात करते हैं उस संस्कृत के सुभाषितों के द्वारा ही बात करते हैं। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में 3 केंद्रीय संस्थानों को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में उन्होंने परिवर्तित करवाया, पार्लियामेंट से हुआ है। अभी किसी भाषा के लिए इतनी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं, केवल केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय 3 संस्थान केंद्रीय के इस काल में हुआ है। साथ ही हमारे जितने भी स्कीम्स है पाली प्राकृत संस्कृत को लेकर, भाषा और साहित्य का विस्तार के लिए जो भी स्कीम्स है, योजनाएं हैं, उसके लिए भी काफी कुछ अनुदान बढ़ गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजनाओं के द्वारा इनका विस्तार करने हेतु समर्थन किया जा रहा है। इसको मैं स्वागत करता हूँ। सर हम देखते हैं कि विदेशों में संस्कृत को लेकर एक बड़ा अच्छा वातावरण में है। हम देखते हैं कि फॉरेनर्स भी संस्कृत में संभाषण कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ऐसा इन्वायरमेंट हमें भारत में उस तरीके का नहीं देखने को मिलता है। मतलब वेद विद्यालयों में मिलता है, सामान्य जनता के बीच में नहीं मिलता है। क्या कहेंगे? ऐसा नहीं, देखिए संस्कृत भारती एक हमारी संगठन है। जी जी। उस संगठन के द्वारा आज करोड़ों परिवार 10 दिन में संभाषण, 10 दिन में 10 दिना संभाषण शिविर मुखेन जी, एक व्यक्ति अपने परिवार में संस्कृत में भाषण कर सकता है, संस्कृत में संवाद कर सकता है। ऐसा जी अभी एक शिक्षण अभियान चलता है। वो 40 साल से हम समाज में काम कर रहे हैं। संस्कृत भारती के द्वारा जितना परिणाम समाज में आया है, तो करोड़ों लोग अभी संस्कृत संवादशील परिवार हमारे पास है भारत में। जी। भारत से बाहर भी आकर्षण है तो है, सहज है। भारत के प्रति आकर्षण, संस्कृत के प्रति आकर्षण है। भारत में थोड़ी कमी है, ये भी सहज है कि अपने प्रति हमारा दायित्व तो नहीं रहता है जी। इसलिए इसको हमें ये सोचना नहीं है कि हम कम ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे घर में जो रत्न है उसके बारे में हमारा ध्यान कम रहता है। लेकिन आज एक नया परिणाम अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा पिछले सालों में हमने सोशल मीडिया में बच्चों को संस्कृत को प्रसारित करने के लिए हमने ट्रेनिंग दिलवाया था जी। उससे जो निकले हुए बच्चे हैं आज वो लाखों लोगों तक संस्कृत पहुंचा रहे हैं। उस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में, अपने मन की बात में उल्लेखित किया है जी। तो मुझे लगता है कि संस्कृत यदि सोशल मीडिया में जा रहा है जी,
उसके द्वारा संस्कृत का बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है, लोग भी आकर्षित हो रहे हैं। ये धीरे धीरे होगा, 100 करोड़ तक हम पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल सर, लेकिन सबसे जो अहम बात होती है वो रोजगार की होती है। भारत में रोजगार की मुख्य भाषा अंग्रेजी बनकर उभर कर सामने आती है। भले ही सरकारी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर ले, चाहे यूपीएससी की बात कर ले, और तमाम जितने भी एग्जाम्स होते हैं, प्रमुख भाषा अंग्रेजी, उसके बाद हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं, और संस्कृत काफी कम बच्चे अडॉप्ट करते हैं। तो रोजगार से कैसे संस्कृत को जोड़ सकते हैं? क्या आपके पास में कोई बड़ा सूत्र है जिसको सरकार को अपनाना चाहिए? क्या कहेंगे? ये भी बहुत मुख्य मुद्दा है। रोजगार से जो जुड़ता नहीं है वो मरता है जी। तो संस्कृत को भी जोड़ना चाहिए, और भारत में जो भी भाषा है वो रोजगार से जोड़ना चाहिए। आज भारतीय भाषा परिवार सभी जी रोजगार से जुड़ा हुआ है, ऐसा मैंने पहले ही बताया। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ, अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए बच्चे एक रोजगार प्राप्त करते हैं, ये ऐसा नहीं है जी। 10-20% लोग बच्चे ही अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं, वो रोजगार प्राप्त भी करते हैं, लेकिन अन्य भी उतनी मात्रा में, उससे ज्यादा मात्रा में रोजगार प्राप्त करते हैं। साथ ही संस्कृत में अभी जो रोजगार है वो रोजगार नहीं है, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है कि वो ड्राइविंग या इंजीनियरिंग, मेडिकल, इस तरह का रोजगार से जुड़ा हुआ विषय नहीं हो, लेकिन खुद संस्कृत में बहुत बड़ा रोजगार है जी। संस्कृत में लोग जो है, आज जो भी हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय से या अन्य संस्थानों से पास होकर निकलता है, वो कोई खाली नहीं है। 100% रोजगार इसमें है। या तो स्वयं उद्योग करता है, स्वयं उद्योग देता है जी। ज्योतिष है, वास्तु है, आयुर्वेद है, तंत्र है, मंत्र विद्या है, पौरोहित्य है, कर्मकांड है, क्या नहीं है, वो तो है ही। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आधुनिक काल में जो नया युग के रोजगार है उसमें भी संस्कृत आना चाहिए जी। मुझे देखिए, IAS, IPS इत्यादि पास करने के लिए संस्कृत का प्रयोग होता है जी। हमने उसके लिए ट्रेनिंग नहीं था। अभी हमने एक कोर्स शुरू किया है, BA संस्कृत एंड सिविल सर्विस स्टडीज। जी। उसमें इतने बच्चे आकर्षित हुए हैं, तो संस्कृत पढ़ते पढ़ते वो यदि सिविल सर्विस स्टडीज के लिए तैयार करेंगे, वो सिविल सर्विस पास करेंगे जी। और लॉ में हमने संस्कृत का प्रयोग किया है जी। लीगल LLB शुरू किया है। बिल्कुल। आयुर्वेद का गुरुकुल, आयुर्वेद में नॉन संस्कृत बच्चे आयुर्वेद पढ़ते हैं तो आयुर्वेद का प्रभाव नहीं होगा जी। संस्कृत के बच्चे अभी आयुर्वेद में आना शुरू होंगे। नया प्रकल्प हमने NCSM के द्वारा प्रारंभ किया है, ये भी है। तो संगीत में, नाट्य में, कलाओं में जितना संस्कृत का प्रयोग होता है कहीं नहीं होता है जी। तो उन बच्चों के लिए नाट्य विधा में जी, बिल्कुल सर, रंगमंच में संस्कृत का प्रयोग क्यों नहीं होना चाहिए, उसका प्रयोग हो रहा है। तो हमने इस सारे क्षेत्रों को चुनकर वहां संस्कृत का प्रयोग के द्वारा रोजगार बनाने की नई विधा को हमने शुरू किया है। मुझे लगता है कि इससे इसका परिणाम 5-6 साल लगेंगे जी, लेकिन जरूर परिणाम निकलेगा। सर हमने देखा कि दक्षिण भारतीय हमारे जो राज्य हैं वहां पर हिंदी का प्रमुखता से कई बार विरोध करा जाता है, और दबी आवाज में संस्कृत का भी वहां पे विरोध होता है। वो लोग कहते हैं कि उनकी जो राज्य की भाषा है उसी को प्रमोट करे। तो जो हम बात करते हैं कि एक भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा होनी चाहिए, जैसे हिंदी को लेकर कहा जाता है कि इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, और संस्कृत को लेकर भी कहा जाता है कि 3 सूत्री जो भाषा का फॉर्मूला है उसके अंदर संस्कृत को शामिल किया जाए। लेकिन जो विरोध के शूर है वो संस्कृत के आगे खिलाफ भी रहते हैं, क्या कहेंगे? विरोध किस विषय में नहीं रहता है, लेकिन बहुमत है। विरोध इसका मतलब बहुमत है जी। जब मत भिन्न होता है तभी बहुमत होता है जी। लेकिन बहुमत को पूछ लीजिए, बहुमत तो संस्कृत के पक्ष में है जी, हिंदी के पक्ष में भी है, तमिल के पक्ष में भी है। क्यों? मैं अभी बताता हूँ। राष्ट्रभाषा केवल एक भाषा नहीं है जी। सभी भारतीय भाषा अभी नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है। चाहे मलयालम हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, आसामी हो, सभी राष्ट्रभाषा है। हमारे राष्ट्र के जितने भी भाषाएं हैं वो राष्ट्रभाषा है। हिंदी भी है, हिंदी बहु राज्यों में भाषित किया जाता है। संस्कृत सभी राज्यों से संबंधित है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट्स को, क्या संस्कृत पढ़ने से तमिल या मलयालम का कमी होगी जी? यदि होगी तो नहीं पढ़ना चाहिए। मैं मातृभाषा के पक्ष में रहूंगा, लेकिन मातृभाषावादियों को मैं बताऊंगा कि संस्कृत पढ़ने से अपने सभी भाषाओं का लाभ होगा जी।
जो अच्छा तमिलियन है, अच्छा मलयाली है, अच्छा कन्नड़ है, मराठी है, वो संस्कृत जानने से उनकी भाषा शुद्धि होगी और संस्कृत भाषा के लिए अनुकूल होगा। आज तमिल, तेलुगु, तमिल, मलयालम इन भाषाओं का विरोधी अंग्रेजी है जी, संस्कृत नहीं है, हिंदी नहीं है। हमारे घर में हमारे सहोदर सहोदरियों को हमें विरोधी मान के चल रहे हैं, नहीं है। बाहर से आए हो अंग्रेजी क्यों नहीं विरोधी नहीं मानते हैं? कन्नड़ के लिए वास्तविक विरोधी अंग्रेजी है, वो नहीं मान रहे हैं, उनको पता नहीं है। इसलिए मैं मानता उनको समझाना चाहिए, समझना भी चाहिए। ये पॉलिटिक्स है, भाषा के बारे में पॉलिटिक्स मत करो। सभी भारतीय भाषाएं एक हैं। भाषाओं के द्वारा विघटन मत करो, भाषाओं के द्वारा संगठन करो जी, भाषाओं के द्वारा एक लोक संग्रह, सबको जोड़ने का काम करो। भारत ऐसी भाषाएं, ऐसा एक देश है जहां भाषाएं, संस्कृतियां हमको जोड़ती है, हमको विघटन नहीं करती है। इसलिए इस विषय पर ध्यान देना है और अखंड भारत को बनाना है जी, तो संस्कृत के द्वारा ही इन भारतीय भाषाओं को जोड़ सकते हैं जी। संस्कृत अकेला एक ऐसी भाषा है जो सब भाषाओं को जोड़ती है। हाँ जी। तो इसको पढ़ना नहीं है, क्यों नहीं है पता नहीं चलता है मुझे। सर एक और जो संस्कृत को लेकर कहा जाता है कि ये जो भाषा है संस्कृत, ये ब्राह्मणों की भाषा है, और मतलब कि लोग जो संस्कृत को मतलब कि कई भागों में बांटने की कोशिश करते हैं कि ब्राह्मणों की भाषा है, ब्राह्मणों ने संस्कृत पे कब्जा कर लिया है, वो संस्कृत अन्य लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाहते। मतलब ऐसी कई सारी बातें समाज में होती है। देखिए, इन मूलतः संस्कृत वेद से आया है जी, उसके उपरांत जो भी वांग्मय निकला है जी, सारा वांग्मय केवल ब्राह्मणों। देखिए, व्यास कौन थे, हाँ जी, वाल्मीकि कौन थे, कालिदास कौन था, ये कोई ब्राह्मण के रूप में अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि जातिवाद का एक ही सीमा होनी चाहिए। संस्कृत में कोई जाति नहीं है, संस्कृत के लिए कोई जाति नहीं, और संस्कृत में जितने भी है वास्तविक रूप से वो सारे सभी आप देखेंगे तो शूद्र का नाटक है, और संस्कृत में जितने भी नाटक मंचन करते थे उसमें सारे लोग भाग लेते थे, इतिहास का रिकॉर्ड है। लेकिन आज भी यदि हम संस्कृत को आगे लेके जाना चाहते हैं, सभी समुदायों का भाषा होना चाहिए जी। बीच में कुछ कालखंड में संस्कृत को ब्राह्मणों ने बचाया जी, लेकिन आज ऐसा स्थिति नहीं है। यदि संस्कृत केवल एक वर्ग की भाषा के रूप में होता है तो बचता नहीं है। संस्कृत के यदि भारत को बचाना है, संस्कृत को बचाना है, संस्कृत को बचाना है, सभी वर्ग का भाषा है। इसलिए आज हमारे संस्थानों में, केंद्रीय संस्थान हो या राज्य संस्थान हो, वहाँ सभी अध्यापक सभी वर्ग के हैं। आपको आश्चर्य होगा जी। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है धर्मपाल जी का द ब्यूटीफुल ट्री, एक पुस्तक में भारत में अंग्रेजी आने से पहले जो शिक्षा संस्थान थे उन सब में जो 60% लोग जो है नॉन ब्राह्मण थे जी, वो सभी पढ़ाते थे। वहां ब्राह्मण बच्चे थे, बाकी बच्चे भी थे। ये अंग्रेजियों ने इसको तोड़ दिया है। क्या हमें क्यों लगाते? अंग्रेजी ने जो बताया उसको लेकर आज कितने दिन आगे चलेंगे जी। आज की भारत में, वर्तमान कालीन भारत में कोई जाति भेद नहीं है, सभी विषय सबके लिए है, सबने स्वीकार कर लिया है। आप इस पर बात ही नहीं करना चाहिए जी। मतलब बहुत सारे मुद्दों पे सर आपने विस्तार से बता दिया कि भारत की जो आत्मा है वो तो संस्कृत में ही बसती है, क्योंकि जो हमारी संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं है, ये हमारे देश का आपसी जुड़ाव को आगे बढ़ाने के लिए, उसको कायम करने के लिए, हमारी असली पहचान जो हमारा गौरव है उसकी असली पहचान संस्कृत है। तो बहुत सारे मुद्दों पे आपने बात करी, कुछ ऐसा जो मुझसे रह गया वो पूछना आप बताना चाहते हो? धन्यवाद। आपने आज इस साक्षात्कार में संस्कृत के ओवरऑल अध्ययन के बारे में आपने पूछा। 2-3 मुद्दे मैं जोड़ना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है। एक है संस्कृत और शोध के संबंध में जी। संस्कृत विषय को लेकर संस्कृत एक भाषा मात्र नहीं है जी, एक ज्ञान भंडार है, ज्ञान सागर का एक द्वार है जी। इसको आप संस्कृत को अनलॉक कर दीजिए, बहुत कुछ आपको मिलेगा जी। तो इस दृष्टि से संस्कृत को, भारत के प्राचीनता को, भारत के गत वैभव को देखने के लिए, इतिहास के लिए संस्कृत पढ़ना, ऐसा नहीं बोलूंगा। यदि भारत के भविष्य निर्माण करना है तो संस्कृत पढ़ना है जी। तो मैं संस्कृत को भविष्य के लिए जोड़ता हूं। तो इसलिए यदि बच्चे हमारे
संस्कृत के मतलब भारत के संतान नेक्स्ट जनरेशन यदि चाहता है कि अपना भविष्य निर्माण करे, भारत का भविष्य निर्माण करे, तो संस्कृत को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत से ही भविष्य है जी दूसरी बात, संस्कृत इसलिए शोध जितने भी चलेंगे आने, इनोवेटिव शोध चलेंगे, वो संस्कृत को लेकर चलेंगे, केवल भाषा के रूप में नहीं, अभी तो ज्ञान परंपरा के रूप में। दूसरी बात, संस्कृत में अभी जो नवाचार अभी हो रहा है हमारे देशों में विदेशों में, बहुत कुछ हो रहा है। इसमें सोशल मीडिया में भी हम देख रहे हैं, और साथ ही हम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का कुछ बातें करें तो हम काफ़ी कुछ नए युग का नया प्रोग्राम्स लॉ में, सिविल सर्विस स्टडीज़ में, हिंदू स्टडीज़ में, योगिक साइंस में, और आने वाले दिनों में संस्कृत और एआई जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर संस्कृत को जोड़कर हम काम कर रहे हैं। और क्या कुछ नहीं है संस्कृत से लेकर हम जोड़ नहीं सकते। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा चीज है जी, और एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा चीज है। फूड इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, डिजाइन, इन सब में संस्कृत का अपना योगदान है। सौंदर्य शास्त्र जी, तो भविष्य काल में जो साइंस के परे, साइंस भी साइंस के परे भी, दोनों क्षेत्र को संस्कृत के द्वारा समाज शास्त्र अर्थशास्त्र में भी संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। इसका लिए रिसर्च चल रहा है। साथ ही हम शोध कार्य मात्र नहीं है, अभी तो प्रोग्राम्स चला रहे हैं जी, और संस्कृत ओलंपियाड चला रहे हैं। संस्कृत में लाखों बच्चे आकर्षित हो रहे हैं, और संस्कृत के शास्त्र रक्षा के लिए भी हमने शास्त्र समुत्कर्ष केंद्रों का श्रृंगेरी और देवप्रयाग में उद्घाटित किया है, जहां शुद्ध रूप से बीज रक्षा के रूप में संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, और उसका विनियोग करने के लिए कृषि क्षेत्र में भी विनियोग करना चाहिए। इसलिए संस्कृत के द्वारा कृषि का प्रयोग अर्थात न्यू जनरेशन का क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, इसके बारे में भी कार्य हो रहा है। तो मुझे लगता है कि संस्कृत का भविष्य के बारे में नहीं चिंता करना है, अभी तो भारत का भविष्य के बारे में चिंता करना है। भारत का भविष्य के लिए संस्कृत चाहिए, बिल्कुल। संस्कृत के लिए कोई भविष्य चिंता नहीं करना है। इसलिए मैं संस्कृत को भविष्य को लेकर चिंतित नहीं हूँ, अभी तो भारत की भविष्य को लेकर चिंतित हूँ, जहां संस्कृत एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है और देगा। इस आशा के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मतलब दुनिया अगर हम देखें तो भारत के विचारों से बहुत प्रभावित हुई है। उसमें सबसे बड़ा विचार संस्कृत के माध्यम से जो दुनिया को मिला है। हमारा जो खगोल विज्ञान है मूल आधार पे संस्कृत पर ही आधारित है। हमारे खगोल वैज्ञानिक, हमारे ज्योतिषाचार्य, वो आज से 100 साल के बाद क्या होगा, कौन सा ग्रहण कब लगेगा, उसकी गणना भी आज कर देते हैं। ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो खगोल विज्ञान और संस्कृत का जो गहरा संबंध है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये भी बहुत बड़ा विचार है। खगोल विज्ञान अभी देखिए हमारा इसमें चंद्रयान हुआ जी। चंद्रयान के संदर्भ में मैं श्री सोमनाथ जी से भी इस बात को कहा हूँ, और जिस दिन वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में चंद्र में हमारा लैंडर का जी लैंडिंग हुआ था, उस संदर्भ में उसका नामकरण भी हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी शक्ति का नामकरण, शिव शक्ति का नामकरण भी हुआ है। सुंदर है। उसमें आपको ये देखना चाहिए कि डेट के हिसाब से वहां लैंडिंग नहीं हुई है जी। वो उस कालखंड में जो सूर्य का वहां उसके चंद्रमा के ऊपर जब ये सूर्य का किरण निकलता है शुक्ल पक्ष में हुआ है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का जो व्यवस्था है वो भारतीय गणना की व्यवस्था है जी। शुक्ल पक्ष में वहां लैंडिंग हुई है, कृष्ण पक्ष में लैंडिंग नहीं हो सकता, फेलियर होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो इस शुक्ल पक्ष अष्टमी को कैसे चुना? भारत की गणितीय पद्धति को लेकर चुना है। तो इसलिए मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय आप यदि लैंडिंग डे को यदि भारत में मनाना चाहते हैं तो डेट को हम अगस्त 27 को लेकर नहीं कर सकते जी। अगस्त 27 कृष्ण पक्ष होगा, शुक्ल पक्ष होगा, किसी को पता नहीं है जी। लेकिन तिथि को लेकर हमें करना पड़ेगा जी। जिस तिथि पर वहां लैंडिंग हुई थी उस तिथि को ही हमको बनाना होगा, तभी ये शुक्ल पक्ष में रहेगा। तो इसका मतलब है भारतीय काल गणना पद्धति जो है वो अंतरिक्ष में
हमें काम करने के लिए बहुत काम आएगा। हजारों सालों से हमारा अध्ययन है जी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में अभी महासलिलम करके एक ग्रंथ का प्रकाशन हमने किया है। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के एक बहुत बड़ा विज्ञानी ने इसका अनुवाद किया है। 3000 साल से पहले मैन्युस्क्रिप्ट से एक ग्रंथ निकला है, तो उसमें काफी कुछ ऐसे विषय है जो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज में बहुत कुछ हम आगे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह के हमारे प्राचीन धरोहर में क्या क्या रहा है हमने अध्ययन तक भी नहीं किया है। 90% हमारे ग्रंथों का आकलन ही नहीं हुआ है, मैन्युस्क्रिप्ट का स्टडी नहीं हुआ है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान भारतम का एक बहुत बड़ा आयोजन किया है। ज्ञान भारतम के द्वारा हमारे प्राचीन मातृका धरोहर को कैसे न्यू नॉलेज क्रिएशन के युग में जोड़ना है, इसके प्रति एक बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि इसके द्वारा हम बहुत कुछ आगे कर पाएंगे काम। बिल्कुल। तो एक बात तो जग जाहिर है कि जो देश अपनी परंपराओं, अपने विचारों और अपनी जड़ों से जुड़कर नहीं रहता है, उस देश की संस्कृति, सभ्यता खत्म हो जाती है। जैसे कि हमने रोम के बारे में सुना और अन्य देशों के बारे में सुना। वहीं भारत की बात करें तो संस्कृत का भविष्य उज्जवल है। प्रोफेसर साहब ने भी, कुलपति जी ने भी यही बताया, और भारत ही दुनिया को सही रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि भारत में ही वो पोटेंशियल है कि वही यह विश्व गुरु बन सकता है। तो विश्व गुरु बनने की जो पहली कड़ी है वो हमारी संस्कृत भाषा पर ही आधारित होगी, ऐसा मेरा मानना। आपका क्या लगता है? जरूर, आपने जैसे कहा आज भविष्य के प्रति देखेंगे तो आज ही भारत को एक विश्व स्तर पर लीडर के रूप में माना गया। हम विश्व नेतृत्व नहीं चाहते हैं, विश्व गुरुत्व चाहते हैं। नेतृत्व तो आएगा जाएगा, बिल्कुल, लेकिन गुरुत्व आएगा तो नहीं जाएगा। भारत विश्व गुरु था अपने ज्ञान से, बिल्कुल, अपने बल से नहीं। आज अर्थ बल से या सैन्य बल से या किसी अन्य बल से प्रपंच को हम हरा नहीं सकते। बिल्कुल। प्रपंच में ऐसे बहुत सारे देशों को हमने देखा है। आज इंग्लैंड कहाँ है? पूरा देश में, पूरा प्रपंच में 200 साल सैन्य के द्वारा शासन करने वाला इंग्लैंड आज कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन भारत पहले भी विश्वगुरु था, आज भी हमारे पास वो सामर्थ्य है, कल भी होने वाला है। तो ज्ञान के दृष्टि से होगा ये। नॉलेज इज द पावर। भारत के पास नॉलेज है, वो कहाँ है? वो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स में है, हमारे पूर्वजों ने अर्जित किया है, उसको हमने दूर रखा है। हमने नहीं किया है, हमारे कुछ परिस्थिति ऐसी रही, उसमें हम दूर हो गए हैं। अभी हमको यदि उससे साथ जोड़ना है तो एक ही उपाय है, और लौटो संस्कृत के प्रति और अर्जित करो विश्व गुरुत्व। बिल्कुल। तो एक षड्यंत्र के तहत हमारी पूर्व की सरकारों ने हमारे विचारों को, हमारी संस्कृत भाषा को, और जो भारत में भारतीयता भाषा और शिक्षा के साथ होनी चाहिए, उसको खत्म करने की कोशिश पूर्व के लोगों ने करी थी। शिक्षा नीति के विस्तार और उसके नवीकरण के बाद में अब चीजें जरूर बदलेगी, और संस्कृत भाषा जिस पे हम सब गर्व करते हैं, सिर्फ ये कहने के लिए देव भाषा नहीं है, ये सही वाक्यों में देव भाषा है, क्योंकि संस्कृत भाषा से अनेक लोगों का जीवन बदल रहा है। क्योंकि हम भी जब भी देखते हैं, हमारा कोई भी अशुभ कार्य होता है तो उसके अंदर संस्कृत का ही प्रयोग किया जाता है। बच्चे का नामकरण हो रहा है तो भी संस्कृत का प्रयोग किया जाता है, किसी की डेथ होती है तो भी संस्कृत का। तो संस्कृत जीवन और मृत्यु के बीच के एक बड़ी कड़ी है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए, और आने वाला भविष्य संस्कृत का बहुत उज्जवल है। सर, आपने हमसे तमाम विषयों पर बात करी, आपका बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी, भारत न्यूज के चैनल के सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने हमें इस विषय पर संवाद करने का अवसर मिला, और आपने सुना, और आगे भी आप इसको आगे लेके जाएंगे। जी, आपको भी धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद।